पर इन बुलंद इरादों की हवा निकाल देते हैं अन्ना के साथी अरविंद केजरीवाल। रामदेव के साथ किसी तरह का कोई गठजोड़ नहीं है। रामदेव जी के साथ इतनी सहमति है, वो काले धन के मुद्दे के ऊपर आवाज उठा रहे हैं। हम लोग लोकपाल बिल और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आप जैसे ये कह रहे हैं कि उनका काले धन पर हम सपोर्ट कर रहे हैं, काले धन के खिलाफ वो लड़ रहे हैं, आपको विश्वास है कि वो काले धन के खिलाफ लड़ रहे हैं? अचानक कलमाडी कही कि वो आपके साथ खड़े होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं करना चाहती है, तो क्या आपके साथ कलमाडी होगी? और क्या आप ये कह पाएंगे कि कलमाडी जी आप हमारे साथ आइए, लेकिन हम कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हम उससे तो अलग है, बाकी आइए, आपका स्वागत है। क्या व्यक्ति कोई मैटर नहीं करता? नहीं, बिल्कुल मैटर करता है। और कलवाड़ी के ऊपर आरोप हैं और रामदेव के ऊपर अभी बहुत सारे आरोप हैं। ये जनता की आवाज समझिए। बिल्कुल। इसके लिए स्वामी जी जगह जगह जाकर एक रोज नया इतिहास रच रहे हैं। उस इतिहास में एक नया हम स्वामी जी आदेश करो नारा लगाएंगे हम। साथियों, आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि अभी हम 370 पेज का सबूत पुलिस थाने में बाबा रामदेव जी के नेतृत्व में देके आ रहे हैं। कॉमनवेल्थ खेलों के भ्रष्टाचार के खिलाफ पुलिस में हम रिपोर्ट दर्ज करा के आ रहे हैं। तो आज इन सारी 18 स्पेसिफिक कंप्लेंट आज हम लोगों ने यहां पे दायर की है। स्वामी जी के नेतृत्व में, स्वामी जी के आशीर्वाद से। अपने फॉलोअर्स हैं और अगर मुझे तो ये लगता है कि अगर जंतर मंतर पे शुरू से अगर बाबा रामदेव इस आंदोलन को अगर लीड किया होते तो 10 लाख से ज्यादा लोग आसानी से आज वो नेशनल हीरो हो जाते। और आपको हम बताएं, जब बाबा रामदेव वहां आए उनको वहां पे बैठने भी नहीं दिया गया। आपको मालूम है ये किस्सा? ये किसने, क्या कहानी हुई वहां? कहानी यहाँ पर ये हुई कि हमको अब जो कहानी पता लगी है, बड़ी अजीब कहानी पता। आपने एक स्टोरी नहीं बताई कि बाबा रामदेव जब अन्ना हजारे के आंदोलन में गए तो उन्हें वहां पे बैठने नहीं दिया गया। क्या कहानी है? कहानी दरअसल ये है कि किसी ने, कांग्रेस पार्टी के कुछ मिनिस्टरों ने कहा होगा इनको कि इनको ज्यादा देर मत बैठने दीजिए। ओके, समझे आप?
और बाबा रामदेव इतने नाराज थे। जिस दिन पहले दिन पहुंचे हैं वहां पे अन्ना हजारे के अनशन पर, और हमको बुलाया नहीं गया किसी ने, ना हमको किरण बेदी ने फोन किया, ना अरविंद केजरीवाल, किसी ने नहीं किया। हम खुद चले गए सवेरे सवेरे। हमने वहां जाके देखा कि वो, मैंने पूछा वो कहाँ है स्वामी अग्निवेश, अरविंद केजरीवाल किधर है? बोले साहब वो कपिल सिब्बल के ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं उसके घर पर। अच्छा, लेकिन उसके बाद जो एक और चीज पैदा हुई वहां पर, हमको ये सुनने में आया, और मैं इसका कोई पक्का प्रमाण दे नहीं सकता हूं, ये श्रीमती सोनिया गांधी जी का चला हुआ एक चाल था अन्ना हजारे के रूप में, ताकि बाबा रामदेव की जो पूरी मूवमेंट है वो खत्म कर। अन्ना हजारे के यहाँ क्या हुआ, हमको पता लगा कि वो श्रीमती सोनिया गांधी जी उनको जूस पिलाने आ रही थी जिस दिन वो बाबा रामदेव पहुंचने वाले थे। जी, हुआ ये कि इन्होंने क्या किया, एक बार फिर से आप बताइए कि प्लान ये था कि जिस दिन बाबा रामदेव वहां पहुंचे उस दिन सोनिया गांधी जी इनका जूस पिला के इनका अनशन तोड़वाती। ये तो किसी को मालूम नहीं है। हम बता रहे हैं ना आपको, सुन लीजिए, हम बता रहे हैं आपको। हुआ दरअसल क्या, ये जो 3 बड़े बड़े टीवी चैनल थे, CNN IBN था, आपका हेडलाइंस टुडे भी था, थोड़ा आपका टाइम्स नाउ भी था, इनको कांग्रेस पार्टियों ने तैयार किया कि इसको एक ऐसा मूवमेंट वो टेलीविजन पे बना दो जैसे वो बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं, कैंडल चल रहे हैं। बाबा रामदेव की इतनी बड़ी रैली हुई, एक भी चैनल ने उसको कवर किसी ने नहीं किया। क्यों नहीं कवर किया? कांग्रेस उसको कवर नहीं होने देना चाहती थी, नहीं हुआ। कांग्रेस इसको कवर होने देना चाहती थी। सडनली मिडिल क्लास को एक ऐसा लगा कि साहब ये तो पूरा एक, मतलब इट वाज ए मास मूवमेंट। अच्छा, लेकिन इसके पीछे कांग्रेस के मैनेजर काम कर रहे थे। इसीलिए क्योंकि इसके पीछे कांग्रेस की जिंदल है, उन्होंने पैसा दिया कांग्रेस के इनकी मूवमेंट को। ये अन्ना हजारे के मूवमेंट को जो 85-86 लाख रुपए मिले, 82 लाख रुपए मिला, 82 लाख रुपए मिले, जिसमें 37 खर्च दिए। मुझे तो पता भी नहीं था कि इन्होंने 82 इकट्ठे किए। अरे अगर आपने 82 इकट्ठे किए हैं तो आप बता दीजिए लोगों को उसमें क्या है। 82 लाख रुपए हमने जमा किए हैं और इतना खर्चा हो रहा है, उसमें क्या है? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कभी भी अनाउंस नहीं किया। उधर से अनुपम खेर चला आया बंबई से, तो आप बाबा का पता नहीं कुछ, हमको तो लगता है उनको बंबई की फिल्म का ग्लैमर है। उनको ऐसे प्रसन्न हुए अनुपम खेर को देख के। फिर वो प्रीतीश नंदी, बाकी सबको भगा दिया, चौथाला को भगा दिया, उमा भारती को भगा दिया। आपको हर आदमी को इज्जत देनी पड़ेगी, आप उनको भगवा रहे हैं।
स्वामी जी के नेतृत्व में, स्वामी जी के आशीर्वाद से अन्ना हजारे से जो सबसे बड़ी समस्या हुई सारे उसके अंदर कि ये 4-5 लोग उनके ऊपर ऐसा कब्जा किए हुए बैठे थे, जिसमें स्वामी अग्निवेश, श्री अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी और प्रशांत भूषण तो कम ही आते थे और शांति भूषण गायब थे। इन तीनों लोगों ने जब हम पहले दिन गए वहां पर इनके, और आप ये देखिए कि हम उससे करीब मुश्किल से 1 महीना पहले सब लोग एक ही मंच पर बैठे हुए थे। जी हाँ। और ये कोई नहीं होती कि भ्रष्टाचार में एक आदमी जन लोकपाल बिल की लड़ाई लड़ रहा है तो दूसरी भ्रष्टाचार की, सब एक ही मुद्दे हैं। बिल्कुल। और हम बाकी जो लोग हैं वो कोई ऐसे थोड़ी कि बेपढ़े लिखे हैं। है कि रामदेव उनके साथ आना चाहते हैं तो उनको 3 सवालों के जवाब देने होंगे। न जाने क्या बात है कि अन्ना हजारे बाबा रामदेव से खफा से हैं। जब भी बात रामदेव की होती है, अन्ना किसी बहाने से पल्ला झाड़ने की कोशिश में लग जाते हैं। उनका ताजा बयान ये है कि उनके आंदोलन में रामदेव अगर आए तो जनता बनकर आए, मंच पर बैठने को नहीं मिलेगा। बाबा रामदेव आ गए तो हम ये कहेंगे कि स्टेज पर नहीं, जब तक हमारी बातें नहीं होगी उस तक सामने बैठो। जनता में बैठने क्या दोष है? ये वही अन्ना है पिछले आंदोलन के दौरान जिनके मंच पर बाबा रामदेव बैठ चुके हैं। अन्ना ने फिर अपना बयान दिया। वो बोले कि हमारी कुछ शर्तें हैं, अगर बाबा रामदेव उन्हें मानेंगे तभी हम उन्हें आंदोलन में शामिल करने के बारे में सोचेंगे। सूत्रों की माने तो अन्ना रामदेव से चंद मुद्दों पर खफा से हैं। अन्ना बाबा रामदेव से जानना चाहते हैं कि 11,000 सैनिक तैयार करने वाले बयान का क्या मतलब है, उनके आरएसएस से रिश्ते क्या हैं और कैसे हैं, और उनकी धन
Arvind Kejriwal joins us. You've called him a blackmailer, sir. You've said Prashant Bhushan and Arvind Kejriwal are blackmailers. That's the word, Arvind, that has been used, that you've thrown up allegations, lot of smoke. Many of these documents came in March of this year. They are not new documents. Why are you using them now? And why are you using them to make a direct attack of corruption without actually proving a quid pro quo? Salman Khurshid, respond. Respond to what you're hearing Rather from than you Arvind protecting your leadership, you should be... Can I seriously? Yes. Can I seriously tell you? Yes. I think that these are rumblings of a sick mind. They pronounce on what is right and wrong, and then they insist that you should pursue the wrong and be right. Now they are not to set standards. I am the law minister, I know it, but I'm also the law minister who this Mr. Kejriwal is accused of corruption because I decided that I would stand by my understanding of the law. And from such a person, I don't need to be told what is good for the country and what is not. One thing that is good for the country is to shut up people who bring about false, fraudulent allegations against the best people in this country. Arvind Kejriwal, respond to the point that will be made that you are virtually presuming that Robert Vadra is guilty without giving him a chance to prove his innocent. You have created a miasma of doubt around him. Salman Khurshid, hold on. Salman Khurshid, hold on. Salman Khurshid, hold on to that. It's only fair that you hold on. Okay, Salman Khurshid has taken out his earphone. Ladies and gentlemen, please welcome Arvind Kejriwal. भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब
मैं हिंदी में बात करूंगा, सबको हिंदी आती है? दोस्तों, पिछले 1.5 साल से अन्ना हजारे के नेतृत्व में सारे देश के लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। इस बार के अनशन के बाद एक बात साफ हो गई कि कोई पार्टी ये जन लोकपाल बिल नहीं चाहती, न कांग्रेस, न बीजेपी, न समाजवादी पार्टी, न बहुजन समाजवादी पार्टी, कोई पार्टी ये लोकपाल बिल नहीं चाहती। एक ही चारा बचा है कि इस पूरी की पूरी व्यवस्था को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। जब तक इस व्यवस्था को उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, इनकी सत्ता को उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, तब तक इस देश में परिवर्तन नहीं आने वाला। अन्ना एक फकीर आदमी है, एक मंदिर में रहते हैं, उनको क्या जरूरत है राजनीतिक विकल्प देने की, पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव देने की? उन्होंने कहा मैं इस देश को एक पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव दूंगा, मैं इस देश को राजनीतिक विकल्प दूंगा। क्या जरूरत है उस फकीर आदमी को मंदिर से बाहर निकल के इस देश की राजनीति में कूदने की? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी इस देश को भविष्य दे सकती है? क्या कांग्रेस पार्टी इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दे सकती है? क्या बीजेपी इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दे सकती है? भारत माता की। संदीप जी बताइएगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। Well, it's not just Nitin Gadkari, even his accuser Arvind Kejriwal is in the line of fire now. Right, Kejriwal's former associate YP Singh is accusing him of suppressing the Pawar family's alleged involvement in the Lavasa scandal. Singh, who is a former IPS officer of Maharashtra cadre, says that the
20th of April 2009, a team that had Kejriwal made a report on the Lavasa scam. According to him, Kejriwal didn't expose Pawar or his daughter Supriya and nephew Ajit despite knowing that they were all involved. YP Singh, the police officer in question, is live with us. Let's just have a word with him. Mr. Singh, you're now saying that Arvind Kejriwal has misled you and the country to further his political ends and not come out with full facts against BJP President Nitin Gadkari. Can you prove your charges? I think these are not charges to be proved. The fact remains that when there was a formidable case against a senior politician, and that was in the knowledge of myself and Arvind Kejriwal, we had done the inquiry together in that, and that also, when that is related to an irrigation scam, such a massive scam, thousands of times bigger, that was put in the back burner, that was consigned to the oblivion, and instead of that, what was put up was a petty scam having certain legal errors. I think they certainly can never put forward a justification. It is for people to see whether the scam which I have exposed, is that not having a potency thousands of times bigger than the one which was exposed by Kejriwal. And it's ironical that this scam which I have exposed, Kejriwal himself was a part of that inquiry which I did along with him, and he chose not to go ahead. Now, what is the information which you feel has been suppressed by Arvind Kejriwal? I think Arvind Kejriwal should have exposed this senior politician with specific facts and evidence of quid pro quo in a very, very crystal clear manner, rather than coming out with certain generalized statements that we have said that before, we have said that before. So what is required is to be something very, very specific, linked with evidence, and when that was forthcoming, why was that not done? Now, why do you think Arvind Kejriwal is being selective in his expose in terms of the information and charges that he's come out with? Is it just, you think, to further his political ends, or is there some other more sinister motive? Considering the strong potency and force of the documents which I have exposed, I think Kejriwal should have exposed that first. Anybody would say that a politician for whom almost everybody in the nation craves that he should be exposed, he has not been exposed as yet. He doesn't do that and instead comes out with a petty case against BJP. Certainly it appears to be out of political consideration. The political consideration was that BJP is a strong contender for polls in Delhi, the elections which Kejriwal's party is looking forward to in the times to come. And if BJP is maligned along with Congress, bulk of the votes would shift to Kejriwal's party. अरविंद जी, देश में लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं।